पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में खुद ब खुद कुछ इंटीग्रेशन कंपनियां हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है। क्या भविष्य में ऐसा कुछ देखा जा सकता है कि आप इंटीग्रेशन के खिलाफ ही बात करेंगे कि भाई इंटीग्रेशन ही नहीं होना चाहिए, फार्मर खुद इतने इंडिपेंडेंट होना चाहिए? गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर पाएंगे कि कैसे किसानों को फायदा होगा, या फिर कैसे पहले जो मेहनताना नहीं मिल रहा था वो अब कैसे मिल पाएगा गाइडलाइंस के बाद? एग्री न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो आज मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री में काफी समय से, लंबे समय से काम करे। तो उनके जो हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट है वर्तमान में, तो वो मेरे साथ मौजूद है, रणपाल सिंह ढांडा जी, बिट्टू जी के नाम से जानते। तो उनसे जानेंगे एक बार। तो सबसे पहले तो सर से उनका परिचय ले लेते हैं कि विस्तार से जानते सर के बाद। सबसे पहले तो स्वागत सर आपका एग्री न्यूज में, और आपका समय देने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूंगा एक बार विस्तार से, कब से पोल्ट्री में आना हुआ, तो एक बार विस्तार से परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। सबको नमस्कार। जब मैं +2 में पढ़ता था 1992 में स्फिद्दो में गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहीं से मैंने एक किराए का फार्म लेके हमने एक पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की। और वहाँ पे हम ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। उसके दौरान बड़े भाई साहब ने मेरे को दोबारा ये किया कि नहीं, काम करना है तो पूरा मन लगा करना है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और इसको हम दोबारा एक अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। तो उसी दौरान बस थोड़े दिन बाद ही बड़े भाई साहब की इन्वॉल्वमेंट हो गई और काम को धीरे धीरे बढ़ा के पहले बड़ी फार्मिंग की, फिर फीडिंग लगाई, फिर हैचरी लगाई, और आज हमारे पास अपना प्रोसेसिंग यूनिट है, 4 फीड प्लांट हैं, अपनी 7-8 लाख की पोल्ट्री है, रेल फार्मिंग है, 1.5 लाख का ब्रीडर अपने पास है। और मैं टाइम टू टाइम फिर सोशल एक्टिविटी में भी बिजी रहे हैं। तो उसी दौरान PFI से भी आज से 12-15 साल पहले जुड़ना हुआ। तो मैं पिछले 6 साल फेडरेशन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी था, और अभी पिछले 1 साल से मैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। जी धन्यवाद। तो अभी एक चीज जानना चाहूंगा सर मैं आपसे कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का बेसिकली उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से बनाई गई? देखिए, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई, और जो इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य था वो पोल्ट्री फार्मर के हित में काम करना, पोल्ट्री सेक्टर के हित में उसकी आवाज़ उठाना, उनका होने वाली समस्याओं के बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, चाहे वो जुडिशरी के लेवल पे हैं, उनको उठाना, यही मेन उद्देश्य है। इसके उसमें ही इसकी स्थापना की गई कि आज उसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ काम हाईलाइट कर पाएंगे जो अभी तक कुछ खास काम जो पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के इन्वॉल्वमेंट से हुए हों? हाँ, जैसे हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे रमेश खत्री जी, उनके कार्यकाल में हमने पोल्ट्री केज के इश्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। उसके बाद पोल्यूशन के इश्यू में हमने वो किया। उसके बाद क्रूल्टी एक्ट पे भी काफ़ी काम हमने किया। और अभी पिछले 1 साल में हमने सोया इंपोर्ट, सोया का बहुत क्राइसिस इंडस्ट्री में हो गया था, तो उसको भी काफ़ी कई एसोसिएशन से मिल के हमने साथ में काम करके उसको इंपोर्ट करने के लिए एक बैरियर था हमारे इसमें कि GM सोया DOC इंपोर्ट नहीं हो सकता, उसको भी हमने हल करके और सोया इंपोर्ट करवाया। फिर एक हमारे यहाँ HPI वैक्सीन है, जो उसका एक बहुत फार्मरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था कि इन्फ्लुएंजा जो उसको वैक्सीन बोलते हैं, तो उसके लिए भी हमने एफर्ट्स किया। और भारत सरकार ने हमारी बात को सिरे चढ़ाते हुए उस वैक्सीन की परमिशन भी दी, और वो वैक्सीन अब बना के तैयार भी हो गया। काफ़ी समय से पोल्ट्री में एक इंटीग्रेशन का मुद्दा है, जो छोटे फार्मर का सर्वाइव कैसे हो, जो इंटीग्रेशन में कंपनियां फार्मर को जो उसका मेहनताना मिलना चाहिए वो उसको नहीं दे रही, उसकी आवाज़ को उठाते हुए हमने पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। और कल ही वो गाइडलाइन 21 दिसंबर को केंद्र सरकार ने वो गाइडलाइन अभी जारी की है, उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं।
और खासकर हमारे जो मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री श्रीमान माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी और डॉक्टर संजीव बालियान जी, और पशुपालन में हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ओपी चौधरी जी और ज्वाइंट कमिश्नर एस के दत्ता जी का भी हम बहुत बहुत उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने छोटे फार्मर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइन जारी करी। थोड़ा सर गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर पाएंगे कि कैसे किसानों को फायदा होगा, या फिर कैसे पहले जो मेहनताना नहीं मिल रहा था वो अब कैसे मिल पाएगा गाइडलाइंस के बाद? जैसे ये कंपनियां एक तरफा एग्रीमेंट फार्मर से करती थी, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ना होना, उसकी एग्रीमेंट की कॉपी तक भी फार्मर को नहीं देना, फार्मर से ब्लैंक चेक जमा करवा लेना, एक फार्मर पे मानसिक प्रेशर बना रहे, उस चीज का वो करना, और एक सार्वजनिक मंचों या सरकार को एक गलत तरीके से पेश करना कि हम हजारों फार्मरों को रोजगार दे रहे हैं, सैकड़ों फार्मरों को रोजगार दे रहे हैं, एक बिल्कुल कोई सारी तथ्यहीन बातें हैं। इनसे कहीं भी किसी भी प्रकार का फार्मर की भलाई नहीं हो रही है। और जो इन्होंने अपना फंडा इनका बिल्कुल क्लियर है, जैसे चिक्स का रेट 25 रुपए लगा के, फीड का रेट 40 रुपए लगा के, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 3 रुपए पर चिक्स जोड़ के, अपना तो इनका एक आदमी एक हफ्ते में फार्म पे जाता है मुश्किल से मोटरसाइकिल लेके, उसका भी इन्होंने 3 रुपए बर्ड का एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगा दिया, और 2 रुपए की ये मैक्सिमम दवाई डाल के जो इसका कॉस्ट आएगा ये तकरीबन 1.6 का FCR आएगा। अब कोई फार्म या बर्ड को ऐसी चीज नहीं है कि एक तरफ से हमने मशीन में डाला और दूसरी तरफ से निकल गया, उसमें कुछ नहीं होगा जी। अब इन्होंने तो इस जो ये मैंने हिसाब बताया इसके हिसाब से 1.6 का FCR में 81 रुपए के करीब कॉस्टिंग होगी। अब ये लिख देते 81 रुपए कॉस्टिंग में आपने बर्ड तैयार करके देना है, अगर इससे फालतू बर्ड कॉस्टिंग जाएगी तो आपका पैसा ग्रोइंग चार्ज से काट लिया जाएगा। अब इन्होंने तो अपना पूरा फंडा क्लियर रखा कि ये चीज फार्मर को इन्होंने एक मुश्त बोल दिया 8-9 रुपए किलो, लेकिन वो देंगे कैसे 8 रुपए, किस चीज का देंगे, वो कोई क्लियरेंस नहीं है। तो हमने वही चीज क्लियर करने की कोशिश की कि जैसे वो अपनी चीज लिख रहे हैं, फार्मर की चीज भी लिख के क्लियर हो कि फार्मर भी क्या क्या काम करेगा। जैसे फार्मर ने फार्म की सफेदी वगैरह करनी है, पूरा सफाई करनी है, उसके बाद उसने लीटर छिलका बिछाना है, उसके बाद उन्हें ब्रूडिंग करनी है, उसका खर्च क्या होगा, उसके बाद उसके ड्रिंकिंग लाइन का सिस्टम है, उसमें क्या सैनिटाइजर यूज करेंगे, क्या क्या स्प्रे होंगे, कैसे मेंटेनेंस होगी, किस प्रकार से जनरेटर का मेंटेनेंस होगी, किस प्रकार उसका डीजल का कौन क्या हिसाब रखेगा, बिजली का बिल कौन देगा, लेबर का पैसा कौन देगा, उसकी मेंटेनेंस का कौन देगा। अब ये काउंट कर लेते हैं 40 दिन पे, अब बर्ड तो निकल गया 40 दिन में, उसके बाद उसको फार्म को दोबारा तैयार करने में, अगला अलाट होने में 2.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो उस 2.5 महीने के दौरान फार्मर ने उसका मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दिया है, लेबर का भी दिया है, तो उसका कोई हिसाब किताब उसमें कोई क्लियरेंस ही नहीं होती, क्योंकि फार्मर बेचारा भोला वो हिसाब किताब रखता ही नहीं जी। अब जब उसके बाद वो देखता है कि वो अपनी फसल भी सब कुछ में लगा ली, सब कुछ कर लिया, तब भी उसका काम नहीं चल रहा है, तो फिर चोरी करता है, बिजली की चोरी करता है, फीड की चोरी करता है, कंपनी के बर्ड बेचता है। तो इंटीग्रेशन ने फार्मर का भला ना करके फार्मर को एक चोर बना दिया जी जी। तो इसी के ऊपर जो ये चीज है ना, ये इस पे अभी जो गाइडलाइन जारी है उसमें एक क्लियर पूरा चार्ट दिया गया है। जैसे कंपनी अपना लिखती है ऐसे फार्मर के लिए भी उसमें एक मैंडेटरी कर दिया गया कि इसके आगे कुछ न कुछ लिखा जाएगा। जैसे लेबर के आगे भी कुछ, बिजली के बिल के आगे भी, छिलके के आगे भी, और भी जो भी सारे काम होंगे उनके आगे लिखा जाएगा। और उसकी फिक्स कॉस्ट आएगी, मान लो उसके आते ही 40 रुपए बर्ड का, तो गवर्नमेंट ने उस पर कर दिया कि 25% उसके ऊपर कम से कम उसको उसका मिलना चाहिए। वो तो उसका लगा है 40 रुपए, वो तो देंगे ही देंगे। अब उसमें FCR के हिसाब से उसको काट नहीं पाएंगे, वो तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम उसको 25% देना पड़ेगा। हमने डिमांड की थी 70-80% की, लेकिन अब मिनिमम उसने कर दिया, भारत सरकार ने कर दिया कि 25%। अब जो अगर कटेगा तो 70% है मान लो, उसमें से जो कटेगा उसके ग्रोइंग में अगर फार्मर ने ठीक काम नहीं किया, अच्छी FCR नहीं आई, मान लो, देखिए फार्मर का सिर्फ एक वो है इसमें तथ्य कि वो अच्छा मैनेजमेंट करे, बाकी तो सारे काम कंपनी की तरफ से हैं। चिक्स की क्वालिटी कैसी है, फीड की क्वालिटी कैसी है, दवाई टाइम पे फार्म पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मौसम कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, वायरल है, बीमारी है, इन चीजों को फार्मर पे क्यों थोपे, जो कि आज के टाइम में उस पर थोपा जा रहा है।
जी तो बस यही चीज उसके अंदर। जी बिल्कुल आपने बहुत सही कहा सर, लेकिन एक सवाल, हम भी जब किसानों के बीच में जाते हैं तो एक सवाल कहीं ना कहीं एक चीज़ उठता है, जो अपने इंटीग्रेशन कंपनियों की कमियां बताई, वो सवाल ये होता है कि पीएफआई के साथ में इस बात में कितनी सच्चाई है कि पीएफआई पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में खुद ब खुद कुछ इंटीग्रेशन कंपनियां हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है। ये बहुत अच्छा वो किया। मैं खुद भी एक इंटीग्रेटर हूँ जी मैं खुद भी कम से कम 8-10 लाख का इंटीग्रेशन करता हूँ। हमारे जो सेक्रेटरी हैं रविंदर संधू जी, जो पोल्ट्री फेडरेशन इंडिया के सेक्रेटरी हैं, वो भी 8-10 लाख का इंटीग्रेशन करते हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं संजीव गुप्ता जी, वो भी 7-8 लाख का इंटीग्रेशन करते हैं। और फिर भी हम इसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस को देखें तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जी। लेकिन आज हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, इस संस्था की जो जिम्मेवारी है, ये संस्था बनी ही खाली इसके लिए कि इसमें पोल्ट्री छोटे फार्मर की भलाई कैसे हो। तो हमने उसके ऊपर काम करते हुए भी अपने को इससे अलग रखते हुए एक कोशिश की है कि भी हमारा देश एक 2, 4, 5, 10 कंपनियों के हाथ में ना जाए। ये एक जो जिस प्रकार से चल रहा है, वे हजारों लाखों फार्मर आज इसके साथ जुड़े हुए थे और बहुत खुशहाल भी थे पहले। तो जब से इंटीग्रेशन आया है तो आप एक देखिए, हम लोग 2-4-5 हजार वर्ड से हमने शुरुआत की फार्मों की। हम लोगों ने बड़े बड़े फार्म बनाए, फिर हैचरी लगाए, फीड में लगाए, आज हमारे पास सब कुछ है। तो क्यों है? क्योंकि तब इंटीग्रेशन नाम का जो चुनौती हमारे सामने नहीं थी, और सभी ऐसे हैं। मान लो अगर आप किसी को भी लगाइए, आईबी ग्रुप है, वेंकी ग्रुप है, सुगुना ग्रुप है, कोई भी छोटे छोटे काम से शुरू करके ही हम सब आगे बढ़े थे। लेकिन आज एक जो सिस्टम बना है, तंत्र जो इंटीग्रेशन के हिसाब से पूरा हड़पने का 5, 7, 10, 20 कंपनियों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको हमने इस चक्कर को तोड़ के एक छोटे फार्मर को कैसे बचाएं और किस प्रकार से उसकी भी ग्रोथ हो और साथ साथ वो देश की ग्रोथ में भी भागीदारी कर सके, हमने इस चीज को किया। क्योंकि जब इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ये सब लोगों को आज आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। आज 10-15 साल से मान इंटीग्रेशन हो रहा है, एक भी फार्मर ऐसा नहीं है जो इंटीग्रेशन करके आगे बढ़ाओ। पूरे हिंदुस्तान में आप उदाहरण निकाल ही नहीं सकते कि ये फार्म इंटीग्रेशन करता था, इसने अपने बड़े फार्म बनाए, इसने अपना फीड में लगाया, इसने अपनी हैचरी लगाई, या इसने अपना कोई कोठी कार ली। एक भी उदाहरण आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। तो इससे ज्यादा और क्या मैं बोलूँ जी। आपको पूरे हिंदुस्तान में एक भी फार्म मिलेगा जो इंटीग्रेशन करके आगे बढ़ाओ जी। अपना करके हम लोग सब आगे बढ़े हैं। सैकड़ों लाखों सैकड़ों हजारों उदाहरण आपके सामने जी। जो ये कंपनी आज इंटीग्रेशन करनी, ये भी ऐसे ही थी, सब थे जैसे हम भी ऐसे ही थे। तो आज जो ट्रेंड चला ना, बहुत गलत चला था, इसके खिलाफ हमने। क्या भविष्य में कुछ ऐसा देखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन को बिल्कुल ही, जैसे कि आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन करके कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, क्या भविष्य में ऐसा कुछ देखा जा सकता है कि आप इंटीग्रेशन के खिलाफ ही बात करेंगे कि भाई इंटीग्रेशन ही नहीं होना चाहिए, फार्मर खुद इतने इंडिपेंडेंट होना चाहिए? कि हम ये चाहते हैं जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में क्या हम इंटीग्रेशन के वैसे खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं इंटीग्रेशन हो लेकिन उसमें क्लियरिटी हो। अब दिक्कत कहाँ पे है कि इंटीग्रेशन के साथ साथ जो ओपन फार्मर है वो ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो मैं मान लो किसी के साथ मैं आपके यहाँ इंटीग्रेशन करता हूँ, आपके फार्म में मैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को 0 काउंट कर लेता हूँ, और जो आप लगाते हैं उसको भी नहीं गिनता कहीं कुछ, बस आपको बोल देता हूँ 8 रुपए। अगर हम सही मायने में अगर कैलकुलेशन करें तो 10 रुपए बर्ड का पर अलॉट का, तो सिर्फ 8% की ब्याज दर भी हम लगाएं सालाना, तो 10 रुपए पर बर्ड का, तो पर अलॉट में उसका 8% के हिसाब से ब्याज हो जाता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसको जमीन को हम बिल्कुल 0 मान लें, कुछ ना करें। अब मान लो आज एक कोई भी आज नौजवान लड़का है, कोई काम करना चाहता है, अगर वो कुछ काम करेगा तो उसने बैंक से या किसी आड़ती से या कहीं से उसका पैसा उधार लेके या ब्याज पे लेके जो भी काम करेगा, वो कम से कम इतना तो उसका करेगा कि उसकी 8-10% का ब्याज तो उसमें से निकल जाए किसी को देने के लिए। अब कंपनी को वो देना नहीं, पहले दिन ही कंपनी उससे 10 रुपए बढ़ आगे होगी, 10 रुपए, और वो अगर वो 5 रुपए सस्ता बेच देती तो वो तो उसके बराबर में सफाई करेगा नहीं किसी भी सूरत में। तो हाँ, ये अनफेयर जो कंपटीशन हो रहा है ना, इसकी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन हो, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगे, वो अपना प्रोसेसिंग करके माल बेचें, फार्मर के साथ जो एक अच्छे तरीके ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो,
अच्छी मार्केट, हाइजीन मार्केट डेवलप करें, फर्दर प्रोसेसिंग करें। तो आज जैसे फार्मर गली कुच्चे में ट्रेडर को माल बेच रहे हो अपने मार्केट में, ऐसे ही आज ये माल बेच रहे हैं। जब शुरू में आए तो उन्होंने बड़े बड़े सरकारों से वादे किए कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी स्टेट में, ये होगा वो होगा, बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। लेकिन क्या हुआ? आज इतने साल से करे कुछ नहीं। अब एक बार एक ट्रैक में डाल देते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी स्टेट में, ये कर दिया गया, इतने हजारों लोगों को रोजगार देंगे। एक भी ऐसा फार्मर नहीं है जिसने अपना फार्म हरियाणा पंजाब में, तो जिसने अपना फार्म इंटीग्रेशन के लिए बनाया हो, उसने अपने काम करने के लिए बनाया था, वो मजबूरी में उसके नीचे जा रहा है। और वो जा इसलिए रहा है, पहले मार्केट ठीक चलती थी 2-3 महीने, 3-4 महीने, उसके बाद मंदा आ जाता था 1-1.5 महीना। तो 15%, 20% लोग हर धंधे में होते हैं जो थोड़े सेंसिबल से होते हैं, कोई सीख रहे काम करते हैं या अनसक्सेस होते हैं, तो बीच में गैप डाल देते हैं, चिक्स डालते थे, फिर तेजी आ जाती थी, एक गैप हो गया मार्केट में, फिर एक ये ऐसे फ्लो चलता था। लेकिन कंपनियों ने आके उस 15-20% को पहले टारगेट किया, वो मार्केट में जो गैप आता था उसको खत्म कर दिया। उसके कारण क्या हुआ कि मंदे का दौर लंबा चलने लगा। अब जैसे जैसे फार्मर टूटते गए, उनके कमर टूटते गए, वो उसके अंदर ऐड होते गए, क्योंकि इन्होंने जब अब भी जो तेजी आती है थोड़ी बहुत, साल में 2-4 बार 10-20 दिन के लिए, उस दौरान कंपनी के पास माल होता है, फार्मर के पास माल नहीं होता, जो फार्मर, क्योंकि वो गैप, कंपनी तो गैप ही नहीं आने देती। उसका तो टारगेट ही है कि गैप आ गया तो मार्केट तेज हो जाएगी, मार्केट तेज होगी तो फार्मर सर्वाइव कर जाएगा। तो जितना गैप देखते हैं तो फार्मर ही देगा जो टूट फूट के, और उस दौरान फिर तेजी आ जाएगी, वो तेजी आएगी तो कंपनी का फिर पैसा पूरा हो गया, वो फिर आगे तैयार हो जाता है उसके कारण। तो अंत में सर, जैसे कि रूरल इंटीग्रेशन को लेके काफी आंदोलन भी हुआ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, तो एसोसिएशंस बन के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश नहीं। आज हमारी पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की मीटिंग में केरल को छोड़ के हिंदुस्तान के हर स्टेट का प्रतिनिधित्व इस प्रोग्राम में शामिल है। चाहे तेलंगाना करिए, चाहे उड़ीसा से करिए, चाहे आंध्रा से करिए, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, आसाम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से, मेघालय से, मतलब हर जगह से, मणिपुर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, और पूरे नॉर्थ इंडिया है। तो ये हर यहाँ पे आज ये नहीं है भाई मैसेज देंगे, वो खुद लोग आए हैं यहाँ पे, भाई एक लड़ाई लड़ी जा रही है तो हम उसमें सब मिलजुल के, हाँ देखिए इतनी ज्यादा संख्या में तो नहीं, लेकिन 4-4, 5-5 लोग वहां से एसोसिएशन के उस पे यहाँ पे पहुंचे हैं, और आज आप उनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो। तो अंत में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, पोल्ट्री के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया? बस यही चाहेंगे कि अब केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हो गई है, और अब हमारे फार्मरों को या ब्रीडर भाइयों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब एक जो अब तक अनफेयर कंपटीशन हो रहा था, अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कॉस्टिंग उसी प्रकार से एक फार्मर की होगी, उसी प्रकार से कंपनी की होगी ना, तो उसमें अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग उनसे बढ़िया काम कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, एक पर्सन इंडिविजुअल फार्मिंग के उसमें हम एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आने वाला टाइम पोल्ट्री का एक स्वर्ण काल होगा। जिस प्रकार से पहले, आज से 15-20 साल पहले फार्मर ग्रो कर रहा था, अपने ग्रो करके बड़े बड़े फार्म बना रहा था, फिर हैचरी लगा रहा था, फिर फीड मिल लगा रहा था, आज भी अब थोड़े दिन बाद ही आप देखोगे कि फार्मर उसी तरह से फिर ग्रो करेगा, और पोल्ट्री सेक्टर भी के विकास में भी अपना योगदान देगा, और देश के विकास में भी योगदान देगा। तो ये थे हमारे साथ पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रणपाल ढांडा जी। तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आपने कीमती समय से समय निकाल के अपने टाइम दिया एग्रीक न्यूज़ को। तो आपने जो मैसेज दिया और जो नियमावली के ऊपर बात कही जो अभी बनाई है केंद्र सरकार ने, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।